हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे और आप सभी के यूपीएससी विपिन अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए संपूर्ण तैयारी का बैच आरंभ कर चुके हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं नए आधार पर 2023 प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई किया जाए, यानी कि प्रीलिम्स को कैसे पास किया जाए। हम आपको अपने चैनल पर इसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। यूपीएससी से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वह हम अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको 2000 प्रीलिम्स में 6 सब्जेक्ट यानी कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये हमारे प्रीलिम्स से महत्वपूर्ण 6 विषय माने जाते हैं। हम इन 6 विषयों को अपने चैनल के माध्यम से कवर कराते जाएंगे और आने वाले समय में हम आपको सभी प्रकार की क्लासें अपडेट करते रहेंगे। हमने इससे पहले विभिन्न प्रकार की क्लासें अपडेट कर दी हैं, यानी कि जो हमने आपको 6 विषय बताए हैं उन 6 विषयों में से कुछ सब्जेक्ट की एक एक दो दो चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टरों को कंप्लीट कराया है और हम आने वाले समय में प्रीलिम्स एग्जाम से पहले सभी चैप्टरों पर और सभी विषयों पर संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। क्या सभी विषयों पर सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। क्या लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। हम आज पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत। क्या आधुनिक भारत। इससे पहले हमने आधुनिक भारत को पिछली क्लास में आरंभ किया है। क्या पिछली क्लास में आरंभ किया है और हमने उसमें गुलाम वंश को एक ही क्लास में कंप्लीट किया है, यानी कि गुलाम वंश से संबंधित जितनी भी प्रकार की चर्चाएं होती हैं हमने वह पिछली क्लास में पूरी कर ली, यानी कि हमने पिछली क्लास में गुलाम वंश को A to Z यानी कि आरंभ से अंत तक समाप्त कर लिया। आज हम खिलजी वंश को आरंभ करने जा रहे हैं। क्या हम आज खिलजी वंश को आरंभ करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने गुलाम वंश को कवर किया है वैसे ही हम खिलजी वंश को आरंभ करेंगे और हम आपको एक बात बताएं कि आधुनिक भारत में हम क्या क्या पढ़ने का प्रयास करेंगे। आधुनिक भारत में हम दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को एक एक करके कवर करते चलेंगे और इसके बाद हम मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। क्या मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में हमारी 5 क्लासें आएंगी। क्या दिल्ली सल्तनत पूरी से 5 क्लासों में ही हो जाएगी, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये पांचों वंश हम सिर्फ 5 क्लास में कवर करेंगे। क्या करेंगे? 5 क्लास में हम कवर करेंगे और फिर हम आगे की रणनीति बताएं तो फिर हम पढ़ेंगे मुगल काल। मुगल काल को कवर करने में लगभग 6 से 8 क्लासें लगेंगी। क्या लगेंगी? 6 से 8 क्लासें लगेंगी। हम मुगल काल को 6 से 8 क्लास के बीच में कवर कर लेंगे। इससे हमारा
जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, क्या मध्यकालीन भारत का इतिहास है, यह कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। 5 क्लास हमारी दिल्ली सल्तनत की और 8 क्लास मान लीजिए मुगल साम्राज्य की। तो 8 5 13 में हमारा मध्यकालीन भारत पूर्ण रूप से हर डायमेंशन के साथ कवर हो जाएगा। आइए अब हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। किसी भी देरी ना होते हुए हम आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इस स्लाइड में देखते हैं कि खिलजी वंश हमारा आरंभ होता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। क्या खिलजी वंश जो है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश में जो मुख्य शासक हुए हैं, आइए हम मुख्य शासकों को देखने का प्रयास करते हैं। पहले थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो 1290 से 1296 ईस्वी तक रहे। क्या 1290 से 1296 ईस्वी तक रहे। फिर दूसरे हुए अलाउद्दीन खिलजी। क्या अलाउद्दीन खिलजी, यह 1296 से 1316 ईस्वी तक रहे। क्या 1296 से 1316 ईस्वी तक रहे। फिर तीसरे हुए शिहाबुद्दीन उमर, जो 1316 ईस्वी के बीच में ही रहे, इनके ज़्यादा समय नहीं है। और मुबारक खिलजी हुए, जिसका कार्यकाल बहुत कम है। फिर इसके बाद 5वें शासक है नसरुद्दीन खुसराव शाह। क्या नसरुद्दीन खुसराव शाह, जो कुछ ही महीनों यानी कि 13 अप्रैल से 7 सितंबर तक रहे। आइए अब हम आगे की चर्चा देखते हैं। क्या आगे की चर्चा देखते हैं। स्लाइड में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण हमने इसमें थोड़ा एडिट किया है। थोड़ा कंप्रोमाइज कहते जाइए। क्या कंप्रोमाइज कहते जाइए। खिलजी वंश को अब हम प्रारंभ कहते हैं। क्या खिलजी वंश को हम प्रारंभ कहते हैं। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। क्या 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश की स्थापना फिरोज शाह खिलजी ने की थी। क्या खिलजी वंश की स्थापना फिरोज शाह खिलजी ने की थी। खिलजी ने भारतीयों को उच्च पद पर बैठने की परंपरा शुरू की। यानी कि जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश ने भारतीय जो व्यक्ति होते थे उनको दरबार में उच्च पदों पर बैठाने की शुरुआत की। क्योंकि खिलजी वंश के शासनकाल के पहले जो भारतीय होते थे उनको उच्च पद का दर्जा नहीं दिया जाता था। क्या उच्च पद का दर्जा नहीं दिया जाता, उनको सिर्फ निम्न पद पर ही बैठाया जाता था। क्या निम्न पद पर ही बैठाया जाता था। फिरोज खिलजी, जो फिरोज खिलजी हैं वह 1290 से 1296 तक शासन पर सत्ता स्थापित की। यानी कि फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक गद्दी पर बैठे। इसने अपना जीवन सैनिक के रूप में प्रभावित किया। यानी कि फिरोज खिलजी है एक सैनिक के रूप में गद्दी पर बैठा। क्या सैनिक के रूप में वह अपने आप को और अपने बलबूतों पर सैनिक से प्रभावित करने वाला एक शासक था।
योग्यता के बल पर सर ए जहांदार सामना का पद प्राप्त किया। यानी कि फिरोज खिलजी ने अपनी योग्यता के आधार पर सर ए जहांदार सामना का पद प्राप्त किया। इसने अपना अभिषेक यानी कि अपना राज्याभिषेक दिल्ली की बजाय किलो खरी में कराया। क्या? दिल्ली की बजाय किलो खरी में कराया। अभिषेक के 1 साल बाद दिल्ली में प्रवेश किया। यानी कि किले खरी में 1 साल पहले अपना राज्याभिषेक करा लिया और फिर 1 साल के बाद इसने दिल्ली में अपना प्रवेश लिया। यह उदार शासक था। यानी कि जनता के प्रति एक उदारवादी व्यवहार कहता था। यानी कि उदारवादी विचारों और उदारवादी जनता के लिए कार्य किए। यानी कि अगर हम आपको बताएं तो यह जनता के प्रति एक प्रेम पूर्वक और जनता की बात को सुनने वाला और जनता की भावनाओं को समझने वाला शासक था। इसने अपने पुत्र को खान खाना अरकली खां कद्र खां की उपाधि प्रदान की। यानी कि इसने अपने पुत्र को खान खाना अरकली खां कद्र खां की उपाधि प्रदान की। इसने कड़ा मानिकपुर से सूबेदार मालिक को दबाकर वहाँ की सूबेदारी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। यानी कि इसने कड़ा मानिकपुर के जो सूबेदार हैं उसको दबाकर वहाँ की सूबेदारी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। फिरोज खिलजी। फिर इसके बाद आगे की कहानी अब हम देखते हैं। मिल्सा अभियान के बाद 1392 ईस्वी इस अवध की सूबेदारी मिली। मिल्सा अभियान के बाद इस अवध की सूबेदारी मिली। अलाउद्दीन खिलजी भिलसा चंदेरी देवगिरी को जीतकर लूट रहा था। यानी अलाउद्दीन खिलजी भिलसा चंदेरी देवगिरी को लूट रहा था। फिर इसके बाद अलाउद्दीन कड़ा गया। या इसके बाद अलाउद्दीन कड़ा जा रहा था। जलाउद्दीन से मिलने और धोखे से जलाउद्दीन की हत्या कर दी। यानी कि जलाउद्दीन की हत्या कर दी और यह हत्या 20 जुलाई 1296 ईस्वी में हुई। फिर जलाउद्दीन के बाद अगले शासक बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो हमारे 1296 से 1316 ईस्वी तक रहे। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक रहे। इसने अपने चाचा की हत्या कर, यानी कि इसने अपने चाचा की हत्या कर अपना राज्याभिषेक बलबन के राजमहल में करवाया। यानी कि इसने अपने चाचा की हत्या कर अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया।
इसके बचपन का नाम अली और गुरसाय था। यानी कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरसाय था। फिर इसके बाद दिल्ली पर बैठने के बाद यानी कि दिल्ली पर बैठने के बाद अमीर-ए-तुज़ुक का पद धारण यानी कि पद मिला। दिल्ली पर बैठने के बाद अमीर-ए-तुज़ुक का पद मिला। अलाउद्दीन ने सिकंदर-ए-सानी की उपाधि प्राप्त की। अलाउद्दीन ने सिकंदर-ए-सानी की उपाधि प्राप्त की। इसने सिक्कों पर अपना उल्लेख करवाया। अलाउद्दीन ने सिक्कों पर अपना उल्लेख करवाया यानी कि सिक्कों पर अपने शासन और राज्य से संबंधित बातों का उल्लेख करवाया। यानी कि अपनी राज्य में जो उपलब्धियां हैं और जो अपना राज्य का कार्यकाल है और राज्य का जो कार्य होते हैं उन सब की उपलब्धियां सिक्कों पर अंकित करवाईं। सिक्कों पर अंकित करवाईं। अलाउद्दीन की अन्य उपाधियां यानी कि अलाउद्दीन की कुछ अन्य उपाधियां और थीं। वह थीं सुल्तान यानी कि सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। अलाउद्दीन ने दिल्ली के अमीरों के मध्य पान यानी कि मदपान, सामाजिक समारोह, उत्सव, मिलने जैसे उत्सवों पर रोक लगा दी। यानी कि अलाउद्दीन ने दिल्ली में अमीरों के जो मदपान होते हैं, सामाजिक समारोह होते हैं, उत्सव होते हैं, इन पर आपसी यानी कि आपस में मिलने पर रोक लगा दी। फिर आगे की कहानी जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है। आइए अब हम देखें। खालसा भूमि को किसी योग्य बनाकर यानी कि खालसा भूमि को किसी योग्य बनाकर राजस्व में बढ़ोतरी यानी कि बढ़ा दी। खालसा जो भूमि है वह किसी योग्य भूमि बना दी और फिर उस पर राजस्व यानी कि कर उगाने पर बढ़ोतरी कर दी और अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली। यानी कि अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली। सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया। सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया क्योंकि इससे पहले वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। यानी कि इससे पहले जो सैनिक होते हैं उनको कार्य के रूप में पैसे की जगह भूमि दी जाती थी। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन ने भूमि के स्थान पर वेतन देने का आरंभ किया। यानी कि वेतन देने का शुभारंभ किया। अलाउद्दीन दोबारा 2 नए कर यानी कि जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन ने 2 नए करों को प्रारंभ किया।
यानी कि 2 नए करों को प्रारंभ किया। घरों और झोपड़ियों पर यानी कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाए जाते थे। घड़ी कर कहते थे उन्हें। ठीक, क्या कहते थे? घड़ी कर कहते थे। चुराई कर दुधारू पशुओं पर लगाए जाते थे, यानी कि जो दूध देने वाले पशु होते हैं उन पर कर लगाया जाता था, जिसे चराई कर कहते हैं। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। क्या? अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा आरंभ की। यानी कि अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में घोड़ों को दागने यानी कि घोड़ों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाया जाता था, यानी कि घोड़ों पर किसी विशेष प्रकार का ठप्पा लगाया जाता था। इसी को हम घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा कहते हैं। इसने नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया, यानी कि नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया और डाक व्यवस्था को उत्तम बनाया, यानी कि जो डाक सेवाएं होती हैं उसको उत्तम रूप से व्यवस्थित करवाया। अलाउद्दीन केंद्र में स्थायी सेना स्थापित करने वाला प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन केंद्र में स्थायी सेना स्थापित करने वाला प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, यानी कि जब अलाउद्दीन का शासन दिल्ली पर चल रहा था तो इसी बीच में मंगोलों के आक्रमण धीरे धीरे मतलब एक एक करके क्रम से आक्रमण होते रहते थे, यानी कि दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण सबसे ज़्यादा खिलजी के समय में हुए, यानी कि खिलजी के समय में हुए। फिर इसके बाद अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति, यानी कि अलाउद्दीन का जो प्रसिद्ध सेनापति है वह सेनापति जफर मंगोलों के विरुद्ध यानी कि मंगोलों के युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अलाउद्दीन के साथ मंगोलों के विरुद्ध मारा गया जफर। फिर इसके बाद देखते हैं हम आगे दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन था। क्या था? अलाउद्दीन था। यादवों का देवगिरी राज्य तेलंगाना का काकतीय राज्य पर आक्रमण कर धन लूटा, यानी कि यादवों का देवगिरी राज्य तेलंगाना का काकतीय राज्य पर आक्रमण करके धन लूटा। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान में मालिक कफूर का ज़्यादा योगदान रहा, यानी कि जो मालिक कफूर है दक्षिण भारत की विजयों पर ज़्यादा सहयोग रहा, यानी कि ज़्यादा योगदान रहा। इसे ताज उल मुल्क काफूरी की उपाधि प्राप्त थी, यानी कि कौन सी उपाधि थी? ताज उल मुल्क काफूरी की उपाधि थी।
फिर देखते हैं मालिक काफूर। मालिक काफूर एक हिंदू हिजड़ा था। क्या था? हिंदू हिजड़ा था, जिसे खंबात बंदरगाह के आक्रमण के दौरान नुसरत खां ने एक दास के रूप में खरीदा, जिसका नाम मालिक काफूर रखा। क्या रखा? मालिक काफूर रखा। इस 1000 सोने के दिनारों में खरीदा, यानी कि मालिक काफूर को 1000 सोने के दिनारों के रूप में खरीदा, इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1000 दिनारी कहते हैं। आइए हम इसमें कुछ युद्ध देखने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? युद्ध देखने का प्रयास करते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लें, फिर हम आपको इसमें थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? समझाने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम इसमें देखते हैं कि हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है राज्य, शासक, वर्ष और सेनापति। क्या? राज्य, शासक, वर्ष और सेनापति। देवगिरी राज्य, राजा चंद शासक, वर्ष 1294, 1306, 1307। सेनापति रहा मालिक काफूर। क्या रहा? मालिक काफूर। तेलंगाना प्रतापरुद्रदेव शासक थे और 1310 ईस्वी थी और सेनापति थे मालिक काफूर। होयसल राज्य था, बीरबल्लाल शासक थे, वर्ष थी 1310। सेनापति थे मालिक काफूर। शासक यानी कि राज्य पांडे, शासक वीर पांड, सुंदर पांड और सन थी 1316 ईस्वी। सेनापति थे काफिर यानी कि मालिक काफूर। ये जो मालिक काफूर हैं यह देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड राज्य के क्या थे? सेनापति के रूप में नियुक्त थे। क्या थे? सेनापति के रूप में नियुक्त थे। आइए अब हम आगे की कहानी को पढ़ते हैं। क्या? आगे की कहानी को पढ़ते हैं। इसमें हम अब देखते हैं अलाउद्दीन ने रामचंद्र को रायन की उपाधि दी, यानी कि अलाउद्दीन ने रायन की उपाधि रामचंद्र को दी। कोहिनूर हीरा को प्रताप रुद्रदेव ने मालिक काफूर को दिया। काफूर ने अलाउद्दीन को सौंप दिया, यानी कि जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा रुद्रदेव ने मालिक काफूर को दिया और मालिक काफूर ने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन को सौंप दिया, यानी कि अलाउद्दीन को सौंप दिया। कोहिनूर हीरा की अब हम कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं कि जो कोहिनूर हीरा है, यह कोहिनूर हीरा की कहानी क्या है? क्या इसके पीछे की कहानी क्या है? आप देखते जाइए। कोहिनूर हीरा यानी कि यह कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की जो खान है कर्नाटक में, क्या
गोलकुंडा की खान है, कर्नाटक में वहाँ से निकाला। इसे प्रथम तेलंगाना के राजा रुद्रदेव ने अलाउद्दीन को दिया। अलाउद्दीन को दिया। इसका दोबारा उल्लेख बाबर के काल में मिलता है, यानी कि बाबर के काल में मिलता है, जब मालवा के शासक महमूद सेकंड ने इसे हुमायूं को सौंप दिया। हुमायूं को सौंप दिया। उत्तरकालीन मुगल शासक शाह ने इसे फारस के आक्रमणकारी नादिर शाह को दे दिया। कादी नादिर शाह को दे दिया। उत्तरकालीन मुगल शासक जो थे, यानी कि जो उत्तरकालीन मुगल शासक थे, मोहम्मद शाह ने इसे फारस के आक्रमणकारी नादिर शाह को दे दिया, जिसे अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने सिख शासक रणजीत सिंह को दे दिया। यानी अफगानिस्तान के जो शासक थे, शुजा ने रणजीत सिंह को दे दिया। डलहौजी ने इसे 1849 ईस्वी में सिख राज्य को अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया। यानी कि 1849 ईस्वी में सिख साम्राज्य को अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया। फिर इसके बाद आगे की कहानी जब हम देखते हैं तो अंतिम शासक यानी कि जो अंतिम सिख शासक द्वितीय यानी कि दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह ने हीरा प्राप्त किया, यानी कि अंग्रेजों ने जो कोहिनूर हीरा है दिलीप सिंह से प्राप्त किया, और आज के समय में भी है ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश में के राजमहल में यह हीरा रखा हुआ है। यानी कि यह हीरा रखा हुआ है। अलाउद्दीन ने बाजारों पर नियंत्रण करने के लिए निम्न कर लगाए। दीवान-ए-रियासत, व्यापारियों पर नियंत्रण रखना। साहना-ए-मंडी, बाजार का दरोगा। मुहतासिब, नाप-तौल करने के लिए यानी कि नाप-तौल की देखभाल करने के लिए। मुनहीचन, बाजार का गुप्तचर विभाग था। बाजार का गुप्तचर विभाग था। आइए अब हम देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। अलाउद्दीन ने विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न प्रकार के बाजार संगठित किए, जैसे शराब, अदल, घोड़ों, दासों व मवेशियों का बाजार, सामान्य अनाज मंडी, गल्ला बाजार। अलाउद्दीन की जो राजस्व नीतियाँ हैं, आइए अब हम उनको देखते हैं। भूमि की नाप कराई गई तथा यह पता लगाया गया कि कितनी भूमि पर खेती होती है तथा उसे राज्य को कितनी आय होती है।
भूमापन प्रणाली, यानी कि जो भूमापन प्रणाली है, ऐसी भूमि जिस पर भूमि मालिक कर नहीं देते उनको जब्त कर लिया। क्या? उनको जब्त कर लिया। राजस्व वसूली में मदद करने वाले मध्यस्थों, पुत्र, मुकद्दम, चौधरी को प्राप्त सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। क्या? जितने भी विशेषाधिकार हैं समाप्त कर दिए। राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन ने पृथक विभाग यानी कि दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना की। यानी कि राजस्व वसूलने के लिए दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना की, जिसमें ग्राम स्तर पर वसूली की जाती थी और इसे मुकद्दम कहते थे। इसके शासनकाल में भू राजस्व की दर, यानी कि जो भू राजस्व की दर है 50% होती थी, जिसे खराज के रूप में दिया जाता था, यानी कि सर्वाधिक थी। इसके अतिरिक्त गड़ी, घरी, मकान कर, चरी चुराई यानी कि चराई करने दुधारू पशुओं से लिए जाते थे। यानी कि ये विभिन्न कर थे जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर लगाए जाते थे। जजिया कर है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, और ज़कात है जो मुस्लिम पर लगाया जाता था संपत्ति का 1/40 भाग। खम्स जो है लूट लिया जो धन होता था, यानी लूट से लिया गया जो धन होता था उस पर कर लगाया जाता था। अलाउद्दीन के निर्माण कार्य 1311 ईस्वी में कुतुब मीनार के पास अलाई दुर्ग बनवाया। 1303 ईस्वी में दिल्ली में 1000 स्तंभों वाला तिमजिला राजभवन बनवाया। श्रीनगर यानी कि दूसरी दिल्ली, जिसे बायनी ने नवनगर कहा। क्या कहा? नवनगर कहा। इसने दिल्ली में हौजे खास तथा शमशी का निर्माण करवाया। क्या? शमशी का निर्माण करवाया। चित्तौड़ के किले के विषय में अलाउद्दीन ने कहा, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से ऊंचा है। यानी चित्तौड़ के किले के विषय में अलाउद्दीन ने कहा, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से ऊंचा है। अलाउद्दीन साहित्यकारों का आश्रय दिया, यानी कि आश्रय देता था। अलाउद्दीन है जो साहित्यकारों को आश्रय देता था। अमीर खुसरो दरबारी कवि के पद पर प्रथम बार अलाउद्दीन के काल में नियुक्त हुए। अलाउद्दीन की जो मौत है वह बीमारी के कारण हुई और इसे जामा मस्जिद में दफनाया गया है। यानी कि अलाउद्दीन को जामा मस्जिद में दफनाया गया है। आइए अब हम इसमें देखते हैं पद्मावत की कहानी। क्या? पद्मावत की कहानी। पद्मिनी यानी कि पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मालिक मोहम्मद जासी द्वारा पुस्तक पद्मावत में है। इसके अनुसार पद्मावत मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी और अमीर खुसरो नैन सुलेमान, अलाउद्दीन और रानी सेवा पद्मिनी के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया और इसी के आधार मानकर जासी ने पद्मावत की रचना की। क्या? जासी ने पद्मावत की रचना की।
आइए अब हम देखते हैं शहाबुद्दीन उमर जो 1316 ईस्वी में शासन किया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिरिज खां को उत्तराधिकारी न बनाकर 6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उम्र को उत्तराधिकारी बनाया, जो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मालिक कफूर के संरक्षक में रहा, यानी कि मालिक कफूर के संरक्षण में रहा। कुछ दिनों बाद अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने मालिक कफूर की हत्या करवा दी, यानी कि मालिक कफूर की हत्या करवा दी। फिर शहाबुद्दीन को अंधा करके कैद करवा दिया और स्वयं गद्दी पर बैठा, यानी कि फिर गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक यानी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक बैठा। यह दिल्ली का प्रथम शासक था। क्या था? यह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। क्या? स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा खलीफा की सत्ता मानने से इनकार कर दिया। इसने उल इमाम खिलाफत की कुछ उपाधियां धारण की, यानी कि इसने कुछ विभिन्न उपाधियां धारण की। मुबारक साहिब खिलजी वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या उसके वजीर खुशखसा शाह ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में करके गद्दी पर बैठा। क्या? 1320 ईस्वी में मृत्यु करके गद्दी पर बैठा। नसरुद्दीन शाह 13 सितंबर से यानी कि 15 अप्रैल से 7 सितंबर तक बैठा। मुबारक शाह की हत्या के बाद खुसरो शाह की उपाधि ली। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। क्या? पैगंबर का सेनापति कहा। खुसराव हिंदू धर्म में परिवर्तित मुसलमान था। उसके दुश्मनों ने उसके विरुद्ध इस्लाम शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे दिए। इसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रेहान ने किया। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को इंद्रप्रस्थ के निकट गाजी मालिक गियासुद्दीन तुगलक व खुसराव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें खुसराव की मृत्यु हो गई और तिलपट के निकट पकड़ के इसकी हत्या हो गई। गाजी मालिक अमीरों के आग्रह पर 7 सितंबर 1320 ईस्वी को अलाउद्दीन के 1000 स्तंभों वाले महल में प्रवेश कर 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गियासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार तुगलक वंश की नींव पड़ी। और यहाँ पर हमारा यह चैप्टर भी यानी कि यह टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। यानी कि हमारा जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश को हमने पूर्ण रूप से आरंभ से अंत तक एक एक डायमेंशन को कवर किया, यानी कि हमने एक एक डायमेंशन को कवर किया और यहाँ हमारा खिलजी वंश समाप्त होता है। अब हम आरंभ करेंगे तुगलक वंश और तुगलक वंश को भी हम विस्तार पूर्वक हर डायमेंशन के साथ कवर करते चलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं
और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर आने के लिए और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।